गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक को समझने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है एक्सीडेंट। टॉपिक का नाम है हम लोग का एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट को हिंदी में हम लोग कहते हैं दुर्घटना। तो एक्सीडेंट है क्या, यह क्यों होता है, इसको किस प्रकार से हम लोग कम कर सकते हैं, एक्सीडेंट के कारण हमारे साथ क्या क्या हो सकता है, आज के इस टॉपिक में हम लोग इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे, इन सभी बातों को देखेंगे। तो सबसे पहला चीज है कि दुर्घटना क्या है। दुर्घटना एक अप्रत्याशित घटना है जो कभी भी किसी के साथ भी घट सकता है। इसको पूर्ण रूप से रोका नहीं जा सकता है, इसकी शक्ति को थोड़ा कम किया जा सकता है, क्योंकि जो इंसान होते हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम होता है कि कोई ना कोई बात हम लोग के माइंड में जो है वो घूमते रहता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम लोग उस बात को इतना ज्यादा सोचने लगते हैं कि अभी के टाइम में हम क्या कर रहे हैं इसका हमको थोड़ा सा भी अनुभव नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है कि हम लोग के साथ दुर्घटना घटित होता है। चाहे तो वो दुर्घटना हम लोग अपने घर में बैठे हुए हो उस समय भी हो सकता है, या रोड पर अगर हम लोग सड़क पर चल रहे हैं उस समय भी एक दुर्घटना हो सकता है, या कहीं हम लोग काम कर रहे हैं और उस समय अगर थोड़ा सा भी हमारे साथ हमारे माइंड में कोई दूसरा बात घूमता है उस समय भी ये दुर्घटना हो सकता है। तो दुर्घटना का न कोई टाइम है और न इसको पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि यह एक मेंटली बात है, क्योंकि हर एक इंसान जो है वो कुछ न कुछ कभी न कभी सोचते रहता है। हाँ, इसकी शक्ति को थोड़ा कम किया जा सकता है। जैसे कैसे कम किया जा सकता है, तो सबसे पहला तो जिस काम को हम कर रहे हैं उस पर हम फोकस करेंगे, आसपास क्या हो रहा है हम इस पर ध्यान नहीं देंगे। दूसरा चीज क्या है कि ध्यान पूर्वक कोई भी काम को करेंगे, एक साथ दो या दो से अधिक काम हम लोग कभी भी नहीं करेंगे। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हम लोग के साथ दुर्घटना घटित होना निश्चित होता है। घटना का कारण फर्स्ट जो है वह है क्या, काउज, अर्थात कारण। दुर्घटना क्यों होता है, तो दुर्घटना अभी हम लोगों ने देखा कि दुर्घटना क्यों होता है। के दृष्टिकोण से हम लोग देखें कि दुर्घटना क्यों होता है, तो दुर्घटना होने के दो मुख्य कारण होते हैं। पहले का जिम्मेवार कौन होता है, खुद वो व्यक्ति, जो व्यक्ति उस काम को कर रहा है। पहला जो दुर्घटना का कारण होता है उस व्यक्ति के कारण होता है। जैसे उसको काम का जानकारी नहीं है, कोई दूसरा बात उसके दिमाग में चल रहा है, या उसको काम करने में रुचि नहीं है। इसी प्रकार के और से अन्य कारण हो सकते हैं जो व्यक्तिगत होते हैं। दूसरा जो कारण होता है उसके लिए व्यवस्थापक जिम्मेवार होता है। जैसे प्रकाश का व्यवस्था, कहीं कहीं आप देखेंगे कि व्यवस्थापक के छोटे से कमरे में जहां पर पर्याप्त मात्रा में लाइट भी नहीं होता है वहां पर वो काम कराने लगते हैं। तो अगर वहां पर कोई दुर्घटना होता है तो उसका जिम्मेवारी व्यवस्थापक पर होता है। कहीं कहीं पर आप देखे हुए कि छोटे से रूम में बहुत से लोग काम करते हैं। ऐसा बहुत सा आप टीवी न्यूज में भी आता रहता है कि कहीं कहीं पर पूरा का पूरा बिल्डिंग ही विस्फोट हो जाता है काम करते समय। तो इन सभी के लिए तो व्यवस्थापक किसके लिए जिम्मेवार है, प्रकाश व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, जगह की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, इसके लिए व्यवस्थापक जिम्मेवार होता है। तो पहला जो कारण हम लोग देखें कि कारण क्या क्या होता है, कारण कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा कारण व्यक्तिगत होता है और कौन कौन सा कारण व्यवस्थापक के कारण होता है। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड, इलेक्ट्रिक एक्सीडेंट, विद्युतिक दुर्घटना। वैद्युतिक दुर्घटना क्या है, तो वैद्युतिक दुर्घटना कहने का अर्थ ये हुआ कि इलेक्ट्रिक के कारण जो दुर्घटना घटित होता है उसको हम लोग वैद्युतिक दुर्घटना कहते हैं। और यह दुर्घटना क्यों होता है, सही जानकारी नहीं होने के कारण,
सही टूल्स का प्रयोग नहीं करने के कारण या फिर और अन्य कारण के कारण, जैसे सही ड्रेस नहीं है, जिस ड्रेस को पहनकर हमको काम करना है उस ड्रेस की जगह हम या तो बहुत ज्यादा टाइट या बहुत ज्यादा ढीला कपड़ा पहन करके काम कर रहे हैं, या हम लोग का बाल जो है वो काफी बड़ा बड़ा है, या बेढंगे आकार से अगर हम लोग काम कर रहे हैं, बिना रुचि का काम कर रहे हैं, तो दुर्घटना घटित होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक दुर्घटना, और हम लोग इलेक्ट्रिक दुर्घटना के बारे में विस्तृत देखते हैं कि ये विद्युत झटका क्या है। तो विद्युत झटका, इलेक्ट्रिक शॉक, विद्युत झटका क्या है? तो देखिए, हम लोग के शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसका जो रफ्तार होता है वो काफी कम होता है, और जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक जो होता है, गति जो स्पीड से चलता है, d × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से इलेक्ट्रिक प्रवाह करता है, गति करता है। तो जब हम लोग के शरीर से वो धारा प्रवाहित होता है तो उसका स्पीड ज्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है कि हम लोग को एक झटका महसूस होता है, और उसी को इलेक्ट्रिक शॉक कहते हैं। हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब हम लोग के शरीर से इलेक्ट्रिक करंट कब प्रवाहित हो सकता है, तो हम लोग के शरीर से इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह जब पॉजिटिव और निगेटिव, जैसे मान लेते हैं ये पॉजिटिव लाइन है और ये निगेटिव लाइन है, अगर इसके बीच हम लोग संपर्क में आते हैं, अर्थात एक हाथ से इसको पकड़ लिए और दूसरे हाथ से इसको पकड़ लिए, तो जब वो करंट अपना रास्ता पूरा करता है तो हम लोग को करंट का झटका महसूस होता है। और जब तक हम लोग के शरीर में मान लेते हैं कि केवल अगर फेज तार ही है, केवल फेज तार ही फ्लो हो रहा है, अर्थ कहीं से नहीं मिल रहा है, तो हम लोग के शरीर में कोई करंट का झटका महसूस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम लोग का संपर्क अर्थ के साथ होता है, निगेटिव से हम लोग जुटते हैं, वैसे ही हम लोग के शरीर प्रवाहित होने लगता है। अब ये जो करंट हम लोग के शरीर में प्रवाहित होता है उसके कारण बहुत से प्रभाव उत्पन्न होते हैं। जैसे कौन कौन सी क्षतियां उत्पन्न होती है? डैमेज, जब करंट हम लोग के शरीर से प्रवाहित करता है तो हम लोग के शरीर में बहुत सी क्षतियां उत्पन्न करता है, जैसे सांस लेने में दिक्कत होने लगे, या शरीर के किसी मांस का कोई भाग जल जाएगा, या फिर हम लोग के शरीर से ब्लड का सर्कुलेशन काफी ज्यादा हो जाएगा, ब्लड फ्लो ज्यादा होने लगेगा, या फिर हार्ट जो है वो हार्ट का जो गति है वो काफी धीमा पड़ जाएगा, व्यक्ति मूर्छित हो सकता है, अर्थात सेंसलेस, बेहोश हो सकता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ज्यादा अगर संपर्क में रह गया तो वो उस व्यक्ति का मृत्यु भी हो सकता है। तो इन सभी चीज को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर विद्युत के संपर्क में आ जाता है तो हम लोग को क्या करना चाहिए, किस तरह से उसको छुड़ाना चाहिए, बिजली से उसको किस तरह से अलग करना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति बिजली के संपर्क में आ जाता है, अगर किसी व्यक्ति को करंट लग जाता है, तो सबसे पहला काम क्या है कि हम लोग यह देखें कि हम लोग अपने आप को, जो व्यक्ति उसको छुड़ाने जा रहा है वह व्यक्ति खुद यह देखेगा कि वह इंसुलेटेड होकर के दूसरे व्यक्ति को छुड़ाए। क्योंकि आप लोग पहले देख चुके होंगे, सुन चुके होंगे कि पानी में डूब रहा है और उसको बचाने वाला जो आदमी है वही डूब जाता है और वो बच जाता है। डूबने वाला आदमी बच जाता है और बचाने वाला आदमी डूब जाता है। उसी तरह से सबसे पहले हम लोग क्या ध्यान देंगे कि अपने आप को इंसुलेटेड करेंगे और उसके बाद उस व्यक्ति को छुड़ाएंगे। दूसरा चीज कि सबसे पहला काम जो हम लोग करेंगे, मेन स्विच को ऑफ कर देंगे, मेन स्विच का ऑफ कर देंगे। उसके बाद उस उपकरण, वो जो सामान है उसके टॉप प्लग को बाहर निकाल लेंगे। अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो हम लोग तुरंत उस तार को काट देंगे, प्लायर की सहायता से काट देंगे। लेकिन प्लायर
में इंसुलेटर पूरा होना चाहिए, इंसुलेटेड होना चाहिए, ये नहीं कि इंसुलेटर का भाग कहीं कहीं कटा हुआ हो। दूसरा चीज कि यह भी संभव नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे कि एक सूखे बांस के द्वारा उस व्यक्ति को छुड़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन हर एक अवस्था में यह बात को हम ध्यान रखेंगे कि अगर व्यक्ति का संपर्क इलेक्ट्रिक करंट से हटता है, छूटता है, तो वह डायरेक्ट धरती पर न गिरे, क्योंकि धरती पर गिरने पर क्या हो सकता है कि एक उसको और ज्यादा चोट आ सकता है, शारीरिक चोट आ सकता है, जिसके कारण वह तुरंत मृत्यु भी उसका हो सकता है। अब है कि जो व्यक्ति को करंट लगा, उस व्यक्ति को हम लोग करंट से अलग कर दिए। अलग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? तो अलग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले उसको एक सूखे लकड़ी के तख्ते पर लिटाएंगे। आसपास जो भीड़ होता है उस भीड़ को हटा देंगे। अगर उसके मुंह में कोई चीज है तो उसको बारीकी से निकाल देंगे। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि सांस जो वो व्यक्ति ले रहा है उसके लिए उसमें कोई बाधा न हो। अब यहाँ पर लकड़ी के तख्ते की जगह हम लोग नीचे क्यों नहीं लेटाएंगे? तो नीचे न लिटाने का कारण क्या होता है कि मानव के शरीर में हमेशा करंट फ्लो हो रहा है। भले वो उसका संपर्क करंट से हट गया, लेकिन अभी उसके शरीर में करंट का फ्लो हो रहा है। और जैसे ही वो धरती के संपर्क में आता है, इनडायरेक्टली रूप से वो करंट अपना रास्ता कंप्लीट रखता है, जिसके कारण क्या होता है कि हम लोग को तो ऊपर से लग रहा है कि हम लोग उसका उपचार कर रहे हैं, लेकिन वो उपचार नहीं हो रहा है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है और उसकी हालत बिगड़ते जाता है। तो ये सब बात हम लोग ध्यान में रखेंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि एक्सीडेंट क्या है, एक्सीडेंट क्यों होता है, एक्सीडेंट को किस प्रकार से हम लोग कम कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को करंट का झटका लगता है तो उसको किस प्रकार से हम लोग सुलाएंगे, उसका किस प्रकार से देख रेख करेंगे। हाँ, एक चीज और है कि जब तक कोई विशेष व्यक्ति अर्थात डॉक्टर के बिना सलाह के हम उस व्यक्ति को कोई भी पीने वाला चीज या खाने वाला चीज नहीं देंगे। तो आज के क्लास में हम लोगों ने इन सभी टॉपिकों के बारे में चर्चा किया। आशा है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें